हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। बीपीएससी सीडीपीओ मेंटरशिप प्रोग्राम के सैम्पल पेपर को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 75 तक किया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से 158 तक करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों को अंकुर कुमार ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए या तो आप टेलीग्राम पर जाकर अंकुरो सिटी सर्च करें, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, तो वहां से भी जाकर ज्वाइन कर लें। नाउ लेट अस बैक टू द क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021। मतलब कि 2021 का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें इंडिया का रैंक कितना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 128। इंडिया का रैंक 120 है। पिछले साल 117 था। 3 पायदान इंडिया नीचे गिर गया है। अगर बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की, तो जो पहला फर्स्ट रैंक पर जो कंट्री है उसका नाम है फिनलैंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2021। तो मतलब कि इंटरनेशनल योगा डे 2021 का थीम क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों योगा फॉर वेलनेस। योगा फॉर वेलनेस इसका थीम था। और आप सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। विच कंट्री विल इशू वैक्सीन पासपोर्ट फॉर इट्स ओन सिटीजन्स फॉर ट्रैवलिंग। मतलब कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया है उन सभी को स्पेशल परमिट दिया जाएगा इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जापान। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डायमंड अनअर्थेड। मतलब कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड इनमें से किस देश में मिला है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बोत्सवाना। बोत्सवाना आप सभी जानते हैं एक अफ्रीकन कंट्री है। और अगर इस डायमंड की बात करें दोस्तों, तो ये डायमंड पूरे 1098 कैरेट्स का है। और आप सभी जानते हैं कि बोत्सवाना की राजधानी गैबरोन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सत्या नडेला। और सत्या नडेला इंडिया से बिलोंग करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द फर्स्ट ट्रांस ओलंपियन। मतलब कि दुनिया का पहला ट्रांसजेंडर जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लौरा हवर्ड। और इन्होंने वेट लिफ्टिंग के खेल में क्वालिफाई किया है और ये बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज एक्सपेक्टेड टू होस्ट 2032 ओलंपिक गेम्स। मतलब कि 2032 के ओलंपिक गेम्स कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में है। देखो दोस्तों 2020 का जो ओलंपिक गेम्स था वो पोस्टपोन होकर कोरोना वायरस के कारण 2021 में हो गया और ये होस्ट कर रहा है टोक्यो। इसके अलावा 2024 में जो ओलंपिक गेम्स है वो होस्ट करेगा पेरिस। और इसके अलावा जो 2028 का ओलंपिक गेम्स है वो होस्ट करेगा लॉस एंजल्स। तो दोस्तों फर्स्ट ओलंपिक गेम्स जो है वो 1896 में हुआ था एथेंस में, ग्रीस में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फुटबॉलर ओवरटेक्स मेसी एंड बिकम सेकेंड हाईएस्ट गोल स्कोरर। तो सेकेंड हाईएस्ट एक्टिव गोल स्कोरर कौन बन गए हैं जिन्होंने मेसी को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सुनील छेत्री। और आप सभी जानते हैं कि सुनील छेत्री जो है इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड सर्जन जनरल अंडर यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के अंतर्गत किसको सर्जन जनरल अपॉइंट किया गया है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डॉक्टर विवेक मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 85 व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसीविंग एफडीआई इनफ्लोज इन द वर्ल्ड इन द ईयर 2020। मतलब कि 2020 में जो एफडीआई आई उसमें से इंडिया का रैंक कितना था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 5। मतलब कि 5वें नंबर पर सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई थी 2020 में। विच ऑफ द फॉलोइंग आश्रम रिलेटेड टू महात्मा गांधी इज द ओल्डेस्ट। मतलब कि इनमें से कौन सा आश्रम है जो सबसे पुराना है और महात्मा गांधी से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों फोनिक्स। आप सभी जानते हैं कि फोनिक्स आश्रम जो है वो 1904 में महात्मा गांधी जी ने इसको स्टैब्लिश किया था। और इसको स्टैब्लिश किया गया था डरबन में, डरबन साउथ अफ्रीका। चलो बाकी आश्रम के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं।
देखो साबरमती आश्रम जो है महात्मा गांधी जी ने 1915 में इस्टेब्लिश किया था। वर्धा आश्रम जो है इसको इस्टेब्लिश 1936 में किया गया था। सदाकत आश्रम का कोई सीधा संबंध महात्मा गांधी जी से नहीं है। हु फाउंडेड पाटलिपुत्रा, मतलब कि पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उदयन। द पाकिस्तान रिजोल्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाई, मतलब कि पाकिस्तान रिजोल्यूशन इनमें से किसके द्वारा बनाया गया था या ड्राफ्ट किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सिकंदर हयात खान, ऑप्शन नंबर बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम अटेंडेड बाई महात्मा गांधी, मतलब कि महात्मा गांधी जी के द्वारा कांग्रेस का वह कौन सा सेशन था जो पहली बार अटेंड किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कलकत्ता सेशन in 1901. Now the next question is a hound deity engraved on a terracotta cake has been recovered from. तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कालीबंगन। Which event of Buddha's life is represented by the wheel with deer in Indian art? मतलब कि भगवान बुद्ध के किस लाइफ इवेंट को इंडियन आर्ट में व्हील विथ डियर से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों फर्स्ट प्रीचिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट गौतम बुद्ध, मतलब कि इनमें से कौन सा वाक्य गौतम बुद्ध जी के बारे में सत्य नहीं है? ही बिलीव्स इन कर्मा, ये सत्य है। ही बिलीव्स इन रीबर्थ, ये भी सत्य है। अटेनिंग निरावरण, ये भी सत्य है। बिलीविंग इन द पावर ऑफ गॉड, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ ऑर्थोडॉक्स इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सांख्य, और आप सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध जी ने भी सांख्य की शिक्षा ली थी। अबाउट कंसोलिडेशन ऑफ पावर बलवान अज्यूम्ड द ग्रैंड टाइटल ऑफ, मतलब कि बलवान ने इनमें से किस टाइटल को एक्वायर किया था या इनमें से किस उपाधि को अपने पास रखा था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जिल्ले इलाही। शेख निजामुद्दीन औलिया वॉज द डिसाइपल ऑफ, मतलब कि शेख निजामुद्दीन औलिया जो है इनमें से किसके शिष्य थे या डिसाइपल थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बाबा फरीद। क्वेश्चन नंबर 96, अथापू इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स, मतलब कि अथापू इनमें से किस पर्व से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ओनम। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज मास्टर्ड बाई औरंगजेब, मतलब कि औरंगजेब इनमें से किस वाद्य यंत्र को बजाता था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वीणा। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड हेवन बोर्न जनरल, मतलब कि इनमें से कौन सा जनरल जो है हेवन बोर्न जनरल के नाम से प्रचलित था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। और आप सभी जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव को क्यों हेवन बोर्न जनरल कहा जाता है? क्योंकि ब्रिटिश पावर को इंडिया में स्टैब्लिश करने में रॉबर्ट क्लाइव का सबसे बड़ा योगदान था। हु फाउंडेड रामोशी कृषक जत्था इन महाराष्ट्र, मतलब कि रामोशी कृषक जत्था महाराष्ट्र में किसने फाउंड किया था या किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वासुदेव बलवंत फड़गे, मतलब कि रामोशी कृषक जत्था के फाउंडर वासुदेव बलवंत फड़गे थे। क्वेश्चन नंबर 100, वेयर वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म्ड, मतलब कि इनमें से किस जगह पर पहला ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लखनऊ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग फेमस रिफॉर्मर रोट द बुक जन योग, कर्म योग एंड राज्य योग? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी, मतलब कि स्वामी विवेकानंद जी का संबंध इन 3 किताबों से था। हु वाज द ऑथर ऑफ बंदी जीवन, मतलब कि बंदी जीवन के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सचिन नाथ सान्याल। टीपू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी इन 1780 एट, मतलब कि 1780 में जो टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश आर्मी को हराया था वो कहाँ पर हराया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पोल्यूर। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट फेराजिज, मतलब कि पहले फेराजिज कौन थे? फॉलोअर्स ऑफ दद्दू गलत, फॉलोअर्स ऑफ आर्य समाज गलत, फॉलोअर्स ऑफ मुस्लिम लीग गलत। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों फॉलोअर्स ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 105, हु अमंग द फॉलोइंग इज द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, मतलब कि इनमें से कौन सा दुश्मन जो कि ब्रिटिश का दुश्मन था 1857 की क्रांति में, जो सबसे ज्यादा कड़वा दुश्मन था, मतलब कि ब्रिटिशर्स जो है वो सबसे ज्यादा हेट इनमें से किससे करते थे? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मौलवी अहमदुल्लाह शाह।
और ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर बाउंटी भी फिक्स कर दिया था ताकि इनको जल्दी से जल्दी हिरासत में लिया जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब कि इनमें से कौन सा जो है करेक्ट मैच नहीं है। पहला, मुंडा कटिहार गलत, गोंड सिवान गलत, संथाल बांका गलत। इसका सही उत्तर हो दोस्तों खरवार पूर्णिया, मतलब कि खरवार जो जनजाति है वो पूर्णिया में मिलती है। बाकी जो 3 जनजातियां हैं जैसे कि मुंडा, संथाल और गोंड, वो इन 3 जिलों में नहीं मिलती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लोएस्ट फॉरेस्ट कवर, मतलब कि इनमें से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों शेखपुरा, लगभग 0% फॉरेस्ट कवर है शेखपुरा में। क्वेश्चन नंबर 108, जापान कैपिटल टोक्यो सिचुएटेड ऑन विच आइलैंड, मतलब कि जापान का जो कैपिटल है टोक्यो वो किस आइलैंड पर है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों होन्शु आइलैंड, मतलब कि जो टोक्यो है वो होन्शु आइलैंड पर सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 109, वेयर वाज द कवर लेक बर्ड सेंचुरी एस्टैब्लिश्ड, मतलब कि कवर लेक बर्ड सेंचुरी को कब एस्टैब्लिश किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो दोस्तों 1987। और आप सभी जानते हैं कि कवर लेक जो है बिहार का पहला रामसर साइट है। नेगेव डेजर्ट इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, मतलब कि जो नेगेव डेजर्ट है वो इनमें से किस देश में सिचुएटेड है या लोकेटेड है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों इजराइल, इजराइल में नेगेव डेजर्ट लोकेटेड है। और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्तों उनका नाम है नेफ्ताली बेनेट। Now the next question is India gets the highest remittances from which country। देखो दोस्तों रेमिटेंस क्या होता है। देखो बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो इंडिया से बाहर दूसरे कंट्रीज में जाकर काम करते हैं और वहाँ से अपने फैमिली के लिए पैसे भेजते हैं। तो जो ये पैसा दूसरे कंट्री से आता है, सैलरीज जो इनको मिलती है उससे, इसी को कहा जाता है रेमिटेंसेस। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि इससे सिग्निफिकेंट अमाउंट में फॉरेन रिजर्व किसी भी कंट्री में आता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यूएई, मतलब कि जो इंडियंस यूएई में काम करते हैं वो सबसे ज़्यादा इंडिया में रेमिटेंसेस भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व्स, मतलब कि इनमें से किस देश के पास सबसे ज़्यादा सोना या सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों द यूएसए, मतलब कि यूएसए के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है। देखो जो फॉरेन रिजर्व होता है जैसे कि इंडिया का फॉरेन रिजर्व, हम लोग इसमें डॉलर्स को रखते हैं, इसके अलावा दूसरे कंट्रीज के भी करेंसी को रखते हैं और गोल्ड्स को भी रखते हैं। लेकिन क्योंकि दोस्तों यूएसए का करेंसी ही डॉलर है और वो जितना चाहे उतना प्रिंट कर सकता है, इसलिए यूएसए जो है डॉलर पर यकीन ना करके गोल्ड पर यकीन करता है और इसीलिए यूएसए के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट कॉस्ट लाइन, मतलब कि इनमें से किस देश के पास सबसे ज़्यादा कॉस्ट लाइन है। कॉस्ट लाइन होता है दोस्तों जो समुद्र के किनारे जो एरिया होता है उसको कॉस्ट लाइन कहते हैं। जैसे ये इंडिया का मैप है तो दिस एरिया इज कॉल्ड कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नॉर्वे, मतलब कि जो गिवन कंट्रीज हैं उनमें से सबसे ज़्यादा बड़ा कॉस्ट लाइन जो है नॉर्वे के पास है। विच स्टेट हैज़ मिनिमम रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज पर 2011 सेंसस, मतलब 2011 के सेंसस के हिसाब से टोटल पॉपुलेशन के रेशियो में सबसे कम शेड्यूल्ड ट्राइब कहाँ है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की टोटल आबादी के हिसाब से सबसे कम एसटीज हैं, मतलब कि अगर आप रेशियो निकालोगे एसटीज बाई टोटल पॉपुलेशन तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 115, ऋषिकुल्य इन उड़ीसा इज फेमस फॉर, मतलब कि उड़ीसा में ऋषिकुल्य किस लिए फेमस है। तो देखो दोस्तों ऋषिकुल्य जो है एक टर्टल के प्रकार, एक टर्टल के टाइप के लिए फेमस है जिसका नाम है ओलिव रिडले टर्टल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों द एंड्रोट आइलैंड। और आप सभी जानते हैं एंड्रोट आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप पर है और आजकल लक्षद्वीप जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है दोस्तों। नेक्स्ट, कमलांग टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, मतलब कि कमलांग टाइगर रिजर्व जो है इनमें से किस राज्य में लोकेटेड है या सिचुएटेड है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म बाउंड्री विथ उत्तर प्रदेश, मतलब कि इनमें से कौन सी नदी जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश का बाउंड्री बनाता है। तो देखो दोस्तों घाघरा जो है जरूर उत्तर प्रदेश और बिहार का बाउंड्री बनाता है। इसके अलावा गंडक भी उत्तर प्रदेश बिहार का बाउंड्री बनाता है।
गंगा भी उत्तर प्रदेश बिहार का बाउंड्री बनाता है। अगर आप बिहार का मैप देखोगे दोस्तों तो कोसी जो है वो ईस्टर्न साइड में फ्लो करती है, जबकि उत्तर प्रदेश तो बिहार के वेस्टर्न साइड में है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए, बी एंड सी। कोसी जो है बिहार और यूपी का बॉर्डर नहीं बनाता है। तो क्योंकि 3 ऑप्शन सही हैं इसीलिए ऑप्शन ई मोर देन 1 इज करेक्ट। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स, मतलब कि जो ईस्टर्न घाट्स है उसका सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों महेंद्रगिरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बाधवन पोर्ट इज बीइंग सेटअप इन विच स्टेट, मतलब कि इनमें से किस राज्य में बाधवन पोर्ट को सेटअप किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी, मतलब कि विंड एनर्जी का लीडिंग प्रोड्यूसर इनमें से कौन सा राज्य है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों तमिलनाडु। देखो विंड एनर्जी जो है सबसे ज्यादा तमिलनाडु में हार्नेस किया जाता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ गंगा रिवर इन पटना डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि पटना डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी का लेंथ कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 99 किलोमीटर, मतलब कि पटना डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी 99 किलोमीटर तक फ्लो करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, मतलब कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत मैच किया गया है या सही मैच नहीं किया गया है? रेल व्हील फैक्ट्री इन सारण सही है, वैगन व्हील फैक्ट्री इन समस्तीपुर सही है, कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड रोहतास सही है, पायरेट्स इन कैमूर गलत है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। बाल्थर टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, मतलब कि इनमें से किस जिले में बाल्थर मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कैमूर। कैमूर में बाल्थर मिट्टी पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, मतलब कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच किया गया है? सिलिका सैंड जमुई सही है दोस्तों, माइका नवादा डिस्ट्रिक्ट सही है, लाइमस्टोन कैमूर सही है, सोप स्टोन इन रोहतास, देखो दोस्तों सोप स्टोन रोहतास में नहीं पाई जाती है। तो क्योंकि 3 ऑप्शन सही है दोस्तों इसलिए इसका ऑप्शन ई सही होगा, मतलब कि मोर देन 1 इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री इन पटना, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री कब लगाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में पटना में अपनी एक फैक्ट्री लगाई थी। अकॉर्डिंग टू बलवंत राय मेहता कमेटी द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी, तो देखो दोस्तों सबसे पहले तो बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में जान लो। इसको सेटअप 1957 में किया गया था। सेटअप करने के पीछे जो उद्देश्य था वो था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के एग्जामिन करना और उसको और बेहतर बनाने के लिए सुझाव देना। देखो बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये सुझाव दिया था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो है वो जिला परिषद का चेयरमैन बना दिया जाए और इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है जिला परिषद का चेयरमैन भी होता है। द इंडियन प्रेसिडेंट वीटोज पावर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब कि भारत के राष्ट्रपति के पास जो वीटो पावर है वो इनमें से किस तरह का वीटो है और किस तरह के वीटो का कॉम्बिनेशन है। देखो इंडियन प्रेसिडेंट के पास जो वीटो पावर है उसमें पॉकेट वीटो होता है इंडियन प्रेसिडेंट के पास, एब्सोल्यूट वीटो भी होता है, इसके अलावा कुछ सस्पेंसिव वीटो भी होता है, लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट के पास कोई क्वालिफाइड वीटो नहीं होता है। तो क्योंकि 3 ऑप्शन सही है दोस्तों तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई मोर देन 1। क्वेश्चन नंबर 129 मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, मतलब कि स्टेट का जो विधानसभा है उसमें मनी बिल को सिर्फ किसके रिकमेंडेशन के बाद ही लाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गवर्नर, मतलब कि अगर आपको अपने विधानसभा में एक मनी बिल लाना है तो आपको आपके राज्य के गवर्नर से अनुमति लेनी होगी या उससे रिकमेंड कराना होगा। क्वेश्चन नंबर 130 अ प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इन अ स्टेट अंडर द प्रोविजन ऑफ, मतलब कि किसी भी राज्य में प्रेसिडेंट रूल को इनमें से किस आर्टिकल के तहत लगाया जा सकता है? देखो ऑप्शन ए आर्टिकल 356, देखो दोस्तों ये सही होगा। आर्टिकल 356 में कहा गया है कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अनेबल टू फंक्शन है, मतलब कि वो काम करने के लायक नहीं है स्टेट गवर्नमेंट या फंक्शन नहीं कर सकती है, तो प्रेसिडेंट जो है वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर सकते हैं या लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आर्टिकल 360,
देखो दोस्तों आर्टिकल 360 भी सही होगा। आर्टिकल 360 में कहा गया है कि अगर भारत के किसी पार्ट में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गड़बड़ हो गया है, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थ्रेटन किया गया है, तो वहाँ पर भी प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज आर्टिकल 352। देखो दोस्तों आर्टिकल 352 भी सही होगा, मतलब कि आर्टिकल 352 के तहत भी प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जा सकता है। आर्टिकल 352 में कहा गया है दोस्तों कि अगर भारत की अखंडता को अगर थ्रेटन है, मतलब कि भारत को अगर सिक्योरिटी चैलेंज है, तो वहाँ पर भी प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट रूल को लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज आर्टिकल 365। तो ये भी सही होगा दोस्तों, मतलब कि आर्टिकल 365 के तहत भी प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर सकते हैं। देखो आर्टिकल 365 में कहा गया है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट से कॉम्प्लाई नहीं करती है, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट के रिकमेंडेशंस को नहीं मानती है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 365 का इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर सकते हैं। दोस्तों इसके चारों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो ऑप्शन ई में ऑल ऑफ द एबव। अगला सवाल है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमिटी ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए इनमें से कौन सा कमेटी को अपॉइंट किया गया था। देखो पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता कमेटी। देखो बलवंत राय मेहता कमेटी को अपॉइंट किया गया था टू एग्जामिन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब कि इसका संबंध जिला परिषद से था। अगला ऑप्शन है जीवीके राव कमेटी। देखो जीवीके राव कमेटी का काम था कि जो उस समय के रूरल एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट थे उसको रिव्यू करना कि उसमें से और क्या किया जा सकता है ताकि पॉवर्टी को एलिवेट किया जा सके और रूरल डेवलपमेंट में भी तेजी लाया जा सके। देखो एलन सांघवी कमेटी को जो है 1986 में अपॉइंट किया गया था और इसका काम ये था दोस्तों कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं उसको दोबारा देखना और उसमें डेमोक्रेसी डेवलप हो सके, इसको इंश्योर करना। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अशोक मेहता कमेटी। देखो अशोक मेहता कमेटी के बारे में जान लो, इसको बनाया गया था 1977 में एंड इट वाज द फर्स्ट कमेटी विच वाज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अशोक मेहता टू इंस्पेक्ट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। द बजट फॉर्मली इंट्रोड्यूस इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में बजट को फॉर्मली कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1860 में एंड इट वाज इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स ने 1860 में पहली बार भारत का बजट पेश किया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, मतलब कि राष्ट्रीय विकास पदाधिकरण में इनमें से कौन से लोग शामिल होते हैं। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसको एनडीसी कह सकते हैं, एनडीसी के मेंबर होते हैं। चेयरमैन फाइनेंस कमीशन, इसको बाद में देखेंगे। मिनिस्टर ऑफ द यूनियन कैबिनेट, बिल्कुल मिनिस्टर्स होते हैं एनडीसी के पार्ट। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, बिल्कुल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स भी एनडीसी के पार्ट होते हैं। देखो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन जो है वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पार्ट नहीं होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए, C and D. So the right answer is option E, more than one. Question number 134. Which of the following is not correctly match? आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आर्टिकल्स दिए हुए हैं और किससे संबंधित है ये आर्टिकल वो भी लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। चलो देखते हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 70 इक्वालिटी बिफोर लॉ, बिल्कुल गलत है दोस्तों। आर्टिकल 17 का संबंध एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से है। तो फिर आप पूछोगे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का संबंध किससे है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का संबंध है दोस्तों आर्टिकल 14 से। अब अगला देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 78 फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट। देखो दोस्तों आर्टिकल 78 का संबंध फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट से नहीं है बल्कि ड्यूटीज ऑफ पीएम से है। तो आप पूछोगे कि फिर फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट का संबंध किससे है, तो फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट का संबंध है आर्टिकल 79 से। अगला है दोस्तों आर्टिकल 192 सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो ये भी गलत मैच किया गया है दोस्तों। देखो आर्टिकल 192 का संबंध है दोस्तों डिसीजन ऑन क्वेश्चन ऑफ द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, मतलब कि मेंबर्स के डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज
आर्टिकल 5 सिटीजनशिप, ये सही मैच किया गया है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे टोटल 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जिसको गलत मैच किया गया है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ई, मतलब कि मोर देन 1 इज करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे कहा गया था दोस्तों कि जो करेक्टली मैच नहीं है उसको खोजिए, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन करेक्टली मैच्ड नहीं है। इन इंडिया हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, मतलब कि भारत में नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्राइम मिनिस्टर। हु अमंग द फॉलोइंग हैव हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि इनमें से कौन जो है कभी वाइस प्रेसिडेंट भारत के रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए एंड डी इज करेक्ट, दैट्स वाई ऑप्शन ई इज करेक्ट, मोर देन 1 इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कम्स आफ्टर द फॉर्मर प्रेसिडेंट इन द टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स। तो इसका सही उत्तर हो दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अंडर बिहार पत्रकार सम्मान योजना द बेनिफिशियरी गेट्स हाउ मच अमाउंट, मतलब कि बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत जो बेनिफिशियरी होंगे उनको कितना रुपया दिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 6000 पर मंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मतलब कि इनमें से कौन सा कथन मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में सत्य है। कह रहा है दोस्तों इट हैज़ बीन स्टार्टेड इन 2018। अब देखो कब स्टार्ट किया गया था, मान लो हमें नहीं मालूम है। इट्स बेनिफिशियरी इज यूथ, वीमेन एंड ऑल कास्ट एंड क्रीड। तो देखो दोस्तों इसका नाम ही है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इससे साफ पता चल रहा है कि ये सभी के लिए होगा। इट गिव्स 5 लाख टू स्टार्ट बिजनेस। देखो बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा ये कि ये इसमें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो ये भी सही है। द अमाउंट इज रिफंडेबल इन 84 इंस्टॉलमेंट्स। तो कहा जा रहा है कि आप जो है 84 इंस्टॉलमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं अमाउंट को रिफंड करने के लिए, तो ये भी सही है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन गलत है, मतलब कि 2018 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को स्टार्ट नहीं किया गया था। तो क्योंकि बी, सी और डी तीनों सही है दोस्तों, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ई सही होगा। क्वेश्चन नंबर 140, व्हाट इज द बिहार पर कैपिटा इनकम विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल एवरेज। अगर नेशनल एवरेज से बिहार के पर कैपिटा इनकम को अगर कंपेयर करें तो नेशनल एवरेज का कितना परसेंट है बिहार का पर कैपिटा इनकम। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 38%। मतलब आप सोचो कि जो राष्ट्रीय एवरेज है उसका सिर्फ 38% ही बिहार का पर कैपिटा इनकम है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन यूरोप, मतलब कि अगर यूरोप में किस देश के साथ भारत का सबसे ज़्यादा ट्रेड है, यानी कि यूरोप का कौन सा देश भारत के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जर्मनी। जर्मनी जो है वो इंडिया का यूरोप के अंदर सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी रिलीज होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया, इनमें से कौन सा एजेंसी होलसेल प्राइस इंडेक्स भारत में रिलीज करता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। क्वेश्चन नंबर 144, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 43rd। देखो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को देखें तो इसमें फर्स्ट रैंक पर है सिंगापुर। हाउ मेनी कस्टम्स ड्यूटी हैज़ बीन लिवाइड ऑन कॉटन एंड सिल्क इन बजट 2021, मतलब कि 2021 के बजट में कितना कस्टम ड्यूटी लगाया गया है कॉटन एंड सिल्क पर। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कॉटन पर 10% और सिल्क पर 15%। व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, मतलब कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के बारे में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए लॉन्च्ड विद द आउटले ऑफ 64,180 करोड़, मतलब कि 64,180 करोड़ के आउटले के साथ इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 147, इन यूनियन बजट द फाइनेंस मिनिस्टर हैज इंक्रीज्ड द एफडीआई लिमिट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर बाय हाउ मच %। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों जो यूनियन बजट पेश किया गया था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कैप को इंक्रीज कर दिया था। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अब जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में 74% तक का स्टेक रख सकते हैं। Which university has been ranked 1 in World Research University? इनमें से कौन सा यूनिवर्सिटी जो है वर्ल्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी में रैंक 1 हासिल किया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों IISc बेंगलोर, मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलोर। द फर्स्ट फेज ऑफ 7 निश्चय स्कीम वॉज अनाउंस्ड इन विच ईयर, मतलब कि 7 निश्चय स्कीम का पहला फेज इनमें से किस वर्ष को अनाउंस किया गया था।
तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 2016। And the last question of this mock test paper is, how many institute from Bihar has been selected for Union Government's One District One Green Champion Award 2020-21? मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो उनका एक स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन ग्रीन चैंपियन, इसके तहत बिहार के कितने इंस्टीट्यूट को चुना गया है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 12। मतलब कि बिहार के 12 इंस्टीट्यूट को इस स्कीम के तहत चुना गया है चैंपियंस अवार्ड 2020 का देने के लिए। अगर आप लोग बीपीएससी सीडीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बीपीएससी सीडीपीओ मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। देखो इस प्रोग्राम के में आप लोगों को इस तरह के 15 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे विथ वीडियो सॉल्यूशंस। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करने हैं। आपको 299 का पेमेंट करना है इस यूपीआई आईडी पर ankurocity@YBL। जो रिसीट जनरेट होगा उसको 8298497523 पर भेज देना है और आपको कुछ ही घंटों में इस प्रोग्राम में इनरोल कर लिया जाएगा। देखो दोस्तों इस प्रोग्राम में बहुत सारे डिलीवरेबल्स हैं, जैसे कि डेली टारगेट, पूरा सिलेबस का कंप्लीट रिवीजन, सेक्शनल टेस्ट दिए जाते हैं और करंट अफेयर्स का भी 4 टेस्ट है। तो बहुत कुछ आपको दोस्तों सिर्फ 299 में मिल रहा है। सो यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।